ज्योमेट्री स्टार इन इक्विलिब्रियम इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसमें जो गिवन है, इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये है, पहली बात ये है कि आपके पास 3 वेक्टर्स हैं। जो दूसरी बात गिवन है वो ये है कि इन 3 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, और जो तीसरी बात गिवन है वो ये है कि इनका डायरेक्शन डिफरेंट है, और जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इनका रिजल्टेंट जो है वो 0 लेना है। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? 3 वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन डिफरेंट है, और हमने उससे रिजल्टेंट 0 लाना है। ये कैसे पॉसिबल है? अब इसके आंसर को आप कैसे प्रोवाइड करें? आंसर में पहली बात आपको ये करनी चाहिए कि रिजल्टेंट जब 0 होता है, रिजल्टेंट जब 0 होता है, सो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब होता है कि द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर विल जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ये बात याद रखना। अगर रिजल्टेंट 0 होगा, सो हेड ऑफ लास्ट वेक्टर will join the tail of first vector। फर्स्ट वेक्टर का टेल और हेड ऑफ लास्ट वेक्टर जब ज्वाइन हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, रिजल्टेंट 0 होगा। अब एक बात तो आप इसमें ये लिखते हैं, फिर दूसरी बात लिखते हैं कि 3 वेक्टर्स से 0 रिजल्टेंट पॉसिबल है बाय इक्विलैटरल ट्रायंगल, by forming an equilateral triangle। अगर हम उन तीनों वेक्टर्स का इक्विलैटरल ट्रायंगल बना ले तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आप इसको फिगर प्रोवाइड करें, यानी आप इसका एग्जांपल लें, और मैं दे रहा हूं, देखिएगा। फर्ज करो हमारे पास एक वेक्टर है इस तरफ, तो देखिए ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये फर्स्ट वेक्टर हो गया। अब इतने ही मैग्नीट्यूड का सेकेंड वेक्टर आप इस तरफ ड्रॉ करें, इस तरफ इसका सेकेंड वेक्टर ड्रॉ करें, ऐसे। देखो डायरेक्शन डिफरेंट, इसका डायरेक्शन राइट, इसका किसी और तरफ, मैग्नीट्यूड आप सेम ले लें। ये सेकेंड वेक्टर हो गया, और तीसरा वेक्टर फिर इसके सर पे ड्रॉ करें और इसकी तरफ ड्रॉ करें, तो ये थर्ड वेक्टर हो गया लास्ट, यानी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड का मतलब लास्ट। तो आप देख रहे हो कि थर्ड का हेड यानी लास्ट का हेड और फर्स्ट का टेल मिल गए, और जब भी फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड मिल जाए, इसका मतलब है कि रिजल्टेंट 0 हो गया। और रिजल्टेंट 0 तब हुआ जब हमने इनसे क्या बनाया? इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया। तो हमारा आंसर कंप्लीट हुआ कि यस, 3 वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन कैन गिव अस 0 रिजल्टेंट वेक्टर इफ वी फॉर्म an equilateral triangle of them like this, or resultant 0 mean कि the head of last will join the tail of first। ये हमारा पहले conceptual question का आंसर या उसके हिंट होंगे। आप इसको स्टेटमेंट में सही स्टेप वाइज देखेंगे तो आपका बेहतर आंसर बन जाएगा। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? सेकेंड में कह रहे हैं कि फर्ज करो 3 वेक्टर्स हैं, इसमें जो गिवन है वो ये है कि 3 वेक्टर्स हैं आपके पास, और एक वेक्टर 2 मीटर है, एक वेक्टर 3 मीटर है, और एक वेक्टर 5 मीटर है, और आपसे कह रहे हैं कि इनसे भी हमने रिजल्टेंट 0 लेना है। तो इससे 0 रिजल्टेंट कैसे मिल सकते हैं? बहुत आसान है। वो आसान बात यह है कि आप इसके आंसर में कहेंगे एक बार पे कि जनाब रिजल्टेंट 0 तब होगा जब when all vectors कैंसल ईच अदर। रिजल्टेंट 0 तब होगा जब सारे वेक्टर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। अब यहां डेटा पे गौर करें, अगर हम इसमें ऐसा करें कि 3 मीटर और 5 और 2 मीटर को आप इसमें ऐड करें तो ये 5 मीटर बन जाएगा, और ये 5 मीटर अगर हम अपोजिट बना ले टू द गिवन 5 मीटर, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। लास्ट में फिगर प्रोवाइड करें या एग्जाम्पल प्रोवाइड करें,
मैंने इधर क्या किया, इधर मैंने कहा कि अगर हम इन दोनों को पैरेलल, यानी ये कैसे पॉसिबल है, अगर हम 2 मीटर और 3 मीटर को पैरेलल कंसीडर करें और 5 मीटर को इनका एंटी पैरेलल बना दें, तो इन दोनों का सम 5 इस एंटी पैरेलल 5 को कैंसिल कर देगा, सारे वेक्टर कैंसिल, रिजल्टेंट 0। इनको दिखा दे फिगर में, ये है बॉडी। अगर इस बॉडी पर इस तरफ ये 5 मीटर लग रहा है, ये वाला अकेला, और इसके अपोजिट साइड पर 2 मीटर लग रहा है और इसके पैरेलल 3 मीटर लग रहा है, तो ये 2 मीटर और 3 मीटर दरअसल यहाँ कितना डेवलप करेगा, 5 मीटर, और ये 5 मीटर इस 5 मीटर को कैंसिल करेगा, तो इस बॉडी पर रिजल्टेंट इफेक्ट या रिजल्टेंट वेक्टर 0 हो जाएगा। इस तरह हम इन वेक्टर से 0 वेक्टर ले सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे मांगा जा रहा है, आपको गिवन है यूनिट वेक्टर्स, और यूनिट वेक्टर्स i, यूनिट वेक्टर j और यूनिट वेक्टर k, और आपसे कह रहे हैं कि इनके यूनिट्स क्या हैं, इनके यूनिट्स क्या हैं, इन यूनिट वेक्टर्स के यूनिट्स क्या हैं, हमें ये बताना है। तो आंसर इसका ऐसे बनेगा, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, पहला स्टेटमेंट कहोगे कि these are unit vectors, ये क्या है जनाब, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, और सेकंड बात करोगे कि यूनिट वेक्टर्स हैव नो यूनिट्स, उनका कोई यूनिट नहीं होता, लिहाजा इनका भी, बिकॉज, अब रीजन भी दे दे, यूनिट वेक्टर्स का यूनिट क्यों नहीं होता, रीजन भी देखे, रीजन ये है बिकॉज यूनिट वेक्टर जो होता है दैट इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो माय डियर स्टूडेंट ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, वेक्टर में कितने पार्ट्स होते हैं, 2, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, लिहाजा नीचे का मैग्नीट्यूड ऊपर के मैग्नीट्यूड को कैंसिल कर देगा, और यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रह जाएगा, और डायरेक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। जब डायरेक्शन का यूनिट नहीं होता तो हर यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होता। Therefore these vectors has no units because these are unit vectors. हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, and that is question number 4. Question number 4 under process कहते हैं कि क्या दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कभी नेगेटिव हो सकता है, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या ये नेगेटिव हो सकता है, आपसे पूछ रहे हैं कि ये नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो आप कहोगे कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, आंसर ऐसे दोगे, आंसर ऐसे स्टार्ट करोगे कि सर स्केलर प्रोडक्ट जो होता है इसका बेसिक इक्वेशन होता है फर्स्ट वेक्टर a, सेकेंड वेक्टर b, और फिर cos ऑफ एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। लेकिन हम जानते हैं कि cos ऑफ थीटा जो है, चूंकि स्केलर प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन cos ऑफ थीटा, स्केलर प्रोडक्ट cos ऑफ थीटा पे डिपेंड करता है, तो मैं क्यों ना कहूं कि जैसा cos ऑफ थीटा वैसा स्केलर प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि अगर cos ऑफ थीटा पॉजिटिव होगा तो स्केलर प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, और अगर cos ऑफ थीटा नेगेटिव होगा तो स्केलर प्रोडक्ट भी नेगेटिव होगा। ओके, अब cos ऑफ थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में के थीटा जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हो, और cos ऑफ थीटा नेगेटिव होता है इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में के थीटा जो है वो 91 से 180 तक होगा, 91 से 180 तक होगा डियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कंक्लूजन हमारे पास क्या आया, कंक्लूजन ये आया कि अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो फिर स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है नेगेटिव वर्क। माय डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव वर्क जो होता है, ये नेगेटिव वर्क हमारे पास एग्जांपल ऑफ नेगेटिव स्केलर प्रोडक्ट होता है। ये हमने 4 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए, और 5th नंबर शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इट सेज, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है,
क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर ए बी नॉन जीरो हो, अगर एक वेक्टर है ए वो नॉन जीरो है, दूसरा वेक्टर है बी वो भी नॉन जीरो है, लेकिन इसका स्केलर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो आपसे कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। एक वेक्टर खुद जीरो नहीं है, दूसरा वेक्टर भी जीरो नहीं है, उनका स्केलर प्रोडक्ट फिर भी जीरो आ रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? तो आप कहोगे जनाब कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो होता है a डॉट b, लेकिन a डॉट b में a भी होता है, b भी होता है और cos ऑफ थीटा भी होता है। अगर a जीरो ना हो, अगर b जीरो ना हो, तो इसके बावजूद भी अगर ये जीरो आ रहा हो तो डेफिनेटली फिर cos ऑफ थीटा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जब a जीरो नहीं है, b जीरो नहीं है, फिर भी a डॉट b जीरो है, इसका मतलब है कि cos ऑफ थीटा जीरो है। Therefore आप कहोगे कि यहाँ इस क्वेश्चन में cos ऑफ थीटा जीरो होना चाहिए, और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ जीरो एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने फैसला किया या हम रिजल्ट तक पहुंचे कि अगर a जीरो नहीं, b जीरो नहीं और a डॉट b जीरो है, इसका मतलब है कि वो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये इसका आंसर होगा, और आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो बाय ड्राइंग टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, और वहां लिख दे कि इनका a डॉट b क्या होगा? जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अगर a जीरो नहीं है, आपसे कह रहे हैं कि एक वेक्टर है a और वो जीरो नहीं है, इसका एक और वेक्टर के साथ a डॉट b जीरो आ गया, और इसका एक और उसी वेक्टर के साथ a क्रॉस b भी जीरो आ गया, तो बताएं इस वेक्टर b के बारे में आप क्या जानते हैं? वेक्टर b के बारे में क्या है? a जीरो नहीं है, लेकिन a डॉट b भी जीरो है, a क्रॉस b भी जीरो है, तो b कैसे होगा? ये बात याद रखना कि अगर a डॉट b जीरो है तो दो बातें हैं, या तो b जीरो होना चाहिए और या एंगल जो है वो 90 होना चाहिए। इन दोनों में कोई एक बात है। अगर a क्रॉस b जीरो है तो इसका मतलब है कि या तो b जीरो है और या थीटा 0 डिग्री होना चाहिए। अगर थीटा 90 होता तो फिर तो जीरो ना होता, तो अगर 90 होता तो सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट जीरो हो जाता और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो ना होता। अगर एंगल जीरो होता तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता, डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं है। इन दोनों का जीरो होना इस बात का सबूत है कि ये एंगल पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि एक एंगल पर दोनों जीरो नहीं होते, लिहाजा एंगल पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ ये भी नहीं और ये भी नहीं। सो द कॉमन आइडिया इज कि यहाँ b को क्या होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ b जीरो हो जाए तभी जाकर डॉट भी जीरो होगा, क्रॉस भी जीरो होगा। एंगल से या सिर्फ क्रॉस जीरो होता है या सिर्फ डॉट जीरो होता है, भैया कब दोनों जीरो नहीं होते। सो हमारा आइडिया अबाउट b ये है कि अगर a जीरो नहीं है और a डॉट b और a क्रॉस b दोनों जीरो है तो b का जीरो होना लाजमी है। b मस्ट बी अ नल वेक्टर और b मस्ट बी अ जीरो वेक्टर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे डिस्कशन में है कि अगर एक बॉडी है और उस बॉडी पर सिंगल फोर्स लग रहा है तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती, और आपसे कह रहे हैं कि क्यों नहीं होती। क्वेश्चन ये है एक बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है और उस एक फोर्स की वजह से वो इक्विलिब्रियम में कभी नहीं होता, तो क्यों नहीं होता भाई? रीजन बताएं। आपका आंसर होना चाहिए कि एज वी नाउ दैट इक्विलिब्रियम के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जीरो एक्सेलरेशन के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए? वो जीरो होना चाहिए, और नेट फोर्स जीरो करने के लिए फोर्सेस को आपस में कैंसिल होना चाहिए, फोर्सेस को आपस में कैंसिल होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप आंसर दोगे कि इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स जीरो एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ it requires that net force must be zero, but net force zero demands that all the forces on the body must cancel each other। अब अगर हम कहें कि बॉडी पर सिंगल फोर्स है तो सिंगल फोर्स अपने आप को कैंसिल नहीं करता,
उसको कैंसिल करने के लिए एक और फोर्स का होना जरूरी है। सिंगल फोर्स का कैंसिलेशन नहीं होता। जब कैंसिलेशन नहीं होता तो सारे फोर्स कैंसिल नहीं कर सकते, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होता, और नेट फोर्स जीरो नहीं होता तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, और एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता तो बॉडी इक्विलिब्रियम में मुमकिन ही नहीं है। सो इक्विलिब्रियम इन द प्रेजेंस ऑफ सिंगल फोर्स इज इम्पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सॉरी 8 नंबर अंडर ऑब्जर्वेशन। ये अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं कि एक दरवाजा है, एक डोर है, ये हमारे पास है एक डोर, इसका हैंडल राइट साइड, देखो ये राइट साइड है, राइट साइड पे है, और इसके हैंग्स यानी क्लिप्स जो है वो लेफ्ट साइड पे है, और एक ऑब्जर्वर ऊपर से इसको देख रहा है, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप इसको देख रहा है। तो इसमें जो टार्क होगा वो टार्क क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्वेश्चन ये है, एक डोर है, हैंडल राइट पे और क्लिप्स या हैंग्स जो है वो लेफ्ट पे हैं, ऑब्जर्वर टॉप पे है। आप अगर दरवाजा खोलोगे या बंद करोगे तो जो टार्क होगा वो ऑब्जर्वर के लिए क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसका आंसर का पहला स्टेप ये होगा कि इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डोर। ये इस पे डिपेंड करता है कि आप इसको खोल रहे हो या बंद कर रहे हो। अगर इस सिचुएशन में आप इसको बंद कर रहे हो या खोल रहे हो तो दोनों पॉसिबल है, क्योंकि याद रखें अगर क्लोजिंग जो है वो क्लॉकवाइज देगा तो ओपनिंग जो है वो एंटी क्लॉकवाइज देगा। क्लोजिंग क्लॉकवाइज, ओपनिंग एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लोजिंग एंटी क्लॉकवाइज तो ओपनिंग क्लॉकवाइज। कैसे? इमेजिन ये डोर है, ये डोर है, मैं ऑब्जर्वर हूं, देखो ऊपर से देख रहा हूं, यहां से ऊपर देख रहा हूं, यहां हैंडल है, ये क्लिप्स है। आप आए, आपने दरवाजा खोला, इस तरफ खुलता है, इस तरफ बंद होता है। तो अगर आप इसको ऐसे रोटेट करोगे तो आप देख रहे हो कि मेरे लिए ये क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप इसे बंद करोगे तो फिर मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो खोलना अगर क्लॉकवाइज है तो बंद करना एंटी क्लॉकवाइज होगा। लिहाजा दोनों आंसर पॉसिबल है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इट डिपेंड्स अपॉन कि दरवाजा खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं। अगर खोलने का क्लॉकवाइज है तो बंद करने का एंटी क्लॉकवाइज, अगर खोलने का एंटी क्लॉकवाइज है तो बंद करने का क्लॉकवाइज होगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 इसमें है कि एक कहावत मशहूर है फिजिक्स में कि स्मॉल बोल्ट को ओपन करने के लिए लॉन्ग रेंज का इस्तेमाल ना करें। क्यों? रीजन क्या है? भाई स्मॉल बोल्ट्स को खोलने के लिए लॉन्ग रेंज का इस्तेमाल नहीं करेगा, आसान सी बात है। बिकॉज स्मॉल बोल्ट नाजुक होता है, ये काफी नाजुक होता है और ये कम टार्क पे खुलता है और कम टार्क पे बंद होता है। इसका ताल्लुक कम टार्क से है। अगर आप लॉन्ग रेंज इस्तेमाल करोगे तो मोमेंट आर्म ज्यादा होगा, और जहां मोमेंट आर्म ज्यादा होगा वहां टार्क ज्यादा होगा, और ज्यादा टार्क इसको डैमेज कर देगा। छोटा सा नाजुक सा एक नट है जो मामूली सा उंगलियों से भी पकड़कर मामूली सा घुमाओ तो खुल जाता है या बंद हो जाता है। उसके लिए इतना बड़ा स्प्रिंग छुटाओगे तो जैसे ही उसके साथ अटैच करोगे उसका हुलिया ही बिगड़ जाएगा, टूट जाएगा। लिहाजा छोटे बोल्ट्स को, छोटे नट्स को हम बड़े रेंज से नहीं खोलते, क्योंकि बड़े रेंज का मोमेंटम ज्यादा तो टार्क ज्यादा, लेकिन छोटे बोल्ट को कम टार्क की जरूरत होती है। आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हो कि एक नाजुक सा स्प्रिंग है, इसके साथ बड़ा मास लगाओगे तो टू एंड फ्रो मोशन कभी नहीं मिलेगा, ये स्प्रिंग टूट जाएगा। अगर छोटा सा नाजुक सा स्प्रिंग है तो टू एंड फ्रो मोशन डेवलप करने के लिए मास की क्या प्रोवाइड करो? कम। अगर छोटा बोल्ट है तो कम टार्क से उसका वर्किंग होता है। कम टार्क के लिए कम मोमेंटम चाहिए तो शॉर्ट रेंज से इसको खोल सकते हो, लॉन्ग रेंज से इसका खोलना नुकसान से खाली नहीं है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं कि जो सेंट्रल फोर्स होता है, व्हाट इज द टार्क ऑफ सेंट्रल फोर्स? भाई सेंट्रल फोर्स का टार्क क्या होता है? तो आपको पहले समझ जाना चाहिए कि सेंट्रल फोर्स क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल फोर्स वो होता है जो सेंटर टू सेंटर होता है, सेंटर टू सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। क्या मतलब? फर्स्ट करो ये एक चार्ज है Q1, इसका सेंटर ये है, ये एक चार्ज है Q2 और ये इसका सेंटर ये है।
तो इस सेंटर से सेंटर की तरफ जो भी फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। और याद रखें जो फोर्स सेंटर से पास होता है उन फोर्स के लिए मोमेंट आर्म की वैल्यू 0 होती है, और जहां मोमेंट आर्म की वैल्यू 0 होती है तो r f sin थीटा में पुट करें व्हेन मोमेंट आर्म बिकम 0 तो टार्क बिकम 0। यही वजह है कि सैटेलाइट्स में टार्क 0 होता है, यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस में टार्क 0 होता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।